तो सबसे पहले हम आपको इसी टॉपिक पर आईएएस और पीसीएस यानी सिविल सेवा के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे कि अभी जो 4-5 हाथ उठे थे इनमें से 40-50 हाथ उठ जाएं। ठीक है, हमारी ये कोशिश होगी कि आपको हम सिविल सेवा के बारे में, क्या होती है सिविल सेवा, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहेंगे। आप सभी लोग जिले के जिलाधिकारी को जानते होंगे। जब वो आते हैं तो बहुत विशेष सुरक्षा होती है, बहुत लोग उनके साथ सुरक्षा में भी होते हैं, बहुत लोग उनकी आवभगत में लगे रहते हैं, मतलब एक अलग उनका अलग जलवा होता है ना। ऐसे ही आईपीएस जब आपके शहर में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी कप्तान जो होते हैं, वो पूरे जिले में जितनी भी पुलिस सेवा है उस पुलिस सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो कप्तान बोला जाएगा जिले में। ठीक है, तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है पुलिस सेवा का? कप्तान यानी कि एसपी होता है। अब ये एसपी बनता कैसे है, कैसे बनते हैं एसपी? कप्तान बनने के लिए हमको क्या करना है, कैसे बनेंगे हम जिलाधिकारी, कैसे बनेंगे हम एसडीएम? ये सारे नाम सुने होंगे आपने कि एसडीएम साहब आए हैं, डीएम साहब आए हैं, है ना। इनके आगे अक्सर लोग साहब ही लगाते हैं, तो हमको भी साहब बनना है ना। तो अगर साहब बनना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जागरूक होना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आखिर होती क्या है सिविल सेवा। तो देखो, मैं आपको बच्चों बताऊं कि भारत जो हमारा देश है, भारत सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया है जिसे हम कहते हैं यूपीएससी। क्या कहते हैं? यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये अच्छी बात है, आगे बच्ची जो है वो पहले पहले बता रही है, बहुत खुशी की बात है कि उसको मालूम है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। ये एक ऐसा कमीशन है जिस कमीशन का ये दायित्व है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को वो कंडक्ट करवाएगा। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यूपीएससी यानी कि एक कमीशन है, और वो कमीशन जो है वो क्या करता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो कौन लोग देते हैं, क्या क्या उसके लिए अर्हताएं होती हैं, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटीज होती हैं, उनकी बात हम आपके सामने रख रहे हैं। देखो, सबसे सिंपल योग्यता अगर किसी परीक्षा में है तो वो आपकी सिविल सेवा है। सबसे सिंपल योग्यता इसमें होती है। इसमें पहली योग्यता ये है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो, यानी कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए कुछ भी कर लिया हो, वो स्नातक हो। ठीक है, कोई मायने नहीं है कि आपने साइंस साइड से किया है या आपने आर्ट साइड से किया है या आपने कॉमर्स से किया है, कोई मायने नहीं रखता कि आपने किस विषय से ग्रेजुएशन किया है। बस आयोग ये कहता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप स्नातक होने चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये करना है हमें कि इंटर के बाद हमको बीए, बीएससी, बीकॉम यानी जो भी आप स्नातक करना चाहें उसमें एडमिशन जरूर लेना है। ठीक है, समय खराब नहीं करना है। इंटर पास किए तुरंत हम क्या करेंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन ले लेंगे। हमारी 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और उस दौरान हम जो है वो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। दूसरी बात कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपको मैंने कहा कि पहली योग्यता तो यह है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। आप 33% नंबर भी अगर आपने प्राप्त कर लिए हैं तो भी आप सिविल सेवा परीक्षा को दे सकते हैं। यहाँ 50%, 60%, 70% या 80% ऐसी कोई डिमांड नहीं होती आयोग की कि बच्चे के 60% हो तभी वो सिविल सेवा दे सकता है, बच्चे के 80% हो तभी दे, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल बीए करने के बाद आपकी परसेंटेज कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखती, बस आप स्नातक हो, पास हो। बताइए, सब लोग पास हो सकते हैं कि नहीं? इसमें कोई अर्हता में कोई ऐसी है कि आपको विशेष
एफर्ट यूज करने पड़ेंगे, विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सिंपल क्या है, पास होना है। ग्रेजुएशन में जो विषय आपने पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ें, वो ऐसे लीजिए जो आपकी सिविल सेवा परीक्षा में मदद कर सकें। तो दोनों काम हो जाएंगे आपके। सिविल सेवा की तैयारी भी होती रहेगी और ग्रेजुएशन में आप वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स भी अच्छे आएंगे, है ना। पहली योग्यता तो यही है कि आप ग्रेजुएट हों, और दूसरी योग्यता ये है कि आपकी उम्र जो है वो 21 साल हो गई हो। अभी आप 17-18 साल के होंगे, और आप जब 3 साल आपको लगेंगे ग्रेजुएशन करने में, तो जरा उम्र भी सोचिए उस समय क्या हो जाएगी आपकी, लगभग 21 साल हो जाएगी। यानी कि इंटर से लेकर और ग्रेजुएशन के पूरा होने तक का जो सफर है, ये 3 साल का जो समय है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, जिस समय में आप जो भी सपना देखेंगे, जो भी अपना भविष्य निर्धारित करेंगे, उस भविष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो बच्चों समय होगा, इंटर के बाद का समय, ये आपके भविष्य को निर्धारित करने वाला समय होगा, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, ठीक है। इनके अलावा यूपीएससी कोई भी ऐसी योग्यता नहीं मांगता है जो कि आप उसको पूरा ना कर सकें। अभी एक हमारे यहाँ से शिवम कुमार नाम का लड़का निकला, इंटर पास किया, उसने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, उसने इंटर में ही पास किया, उसके बाद उसने विचार विमर्श किया कि उसको जीवन में क्या करना है। तो उसने कहा कि ये तो अभी हमारी शुरुआत है, क्यों ना हम बड़े लक्ष्य देखें, अभी से छोटे लक्ष्यों की तरफ नहीं जाएंगे। तो उसने बड़ा लक्ष्य देखा कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा, और उसने हमारे यहाँ पर 3 साल यूपीएससी की तैयारी की, और साथ साथ उसका ग्रेजुएशन भी पूरा हुआ। जैसे ही 21 वर्ष हुए और उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसने पीसीएस का फॉर्म डाल दिया, अप्लाई कर दिया, और इस विचार से किया कि ये मेरा पहला प्रयास है, मैंने 3 साल में जो कुछ पढ़ा है, मैं एक बार देख लूंगा कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है। हमारे यहाँ पर वो निरंतर अध्ययन कर ही रहा था, उसने वो फॉर्म डाल दिया, और फॉर्म डालने के बाद जब वो प्रारंभिक परीक्षा होती है, अब समझिए आप इसका पैटर्न, यूपीएससी की आप तैयारी कर लेंगे जब, उसके बाद आपको 3 बाधाएं पार करनी होंगी, और शायद मुझे लगता है कि इन्हीं 3 प्रकार की बाधाओं के कारण ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि यूपीएससी की तैयारी या आईएएस और पीसीएस बनना कठिन है, क्योंकि हम बाधाओं से डर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको जो पहली बाधा है, जो पहला आपको परीक्षा देनी है, उसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, सामान्य अध्ययन लिखा है तो इसका मतलब डीप नहीं, सामान्य। और सामान्य अध्ययन में क्या, कि आपने जो भी 6 से लेकर 12 तक की किताबों में पढ़ा है, जो अभी तक आप 12 तक की किताबों में पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीजों को हमको फिर से गहराई से और समझदारी से फिर से पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न आते हैं। अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी है तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में जो भी आपने पढ़ा, वो सब कुछ जो है वो आपको प्रारंभिक परीक्षा में मिलने वाला है, उसी में से मिलने वाला है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है उसी को और अच्छी तरीके से हमको पढ़ना है, और उसी में से हमारे प्रश्न आने हैं। कोई नई चीज हमको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपने जो भी विषय अपने 6 से लेकर 12 तक के अब तक पढ़े होंगे, उन्हीं विषयों में से प्रश्न आने हैं, कहीं बाहर से कोई नया विषय नहीं पूछा जाता। बात समझ में आ गई। अगर आप लोग कला वर्ग के हैं तो इतिहास है, भूगोल है, हाँ, ये सारे विषय जो हैं वो आपके जनरल स्टडी यानी कि पहले पेपर में सामान्य अध्ययन में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बताओ, पहली बाधा पार करने में हमको कोई दिक्कत है? हमको कोई नई चीज थोड़ी नहीं पढ़नी है, जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है हमें उसे ही फिर से पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो हम पहली बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसको पढ़ाने का काम हमने किया है, आपको सही दिशा में अप्रोचेबल चीज आपको पढ़ाई है, तो निश्चित तौर पर आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
और प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो आपके वैकल्पिक होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। जैसा कि अभी आपने एक प्रश्न पत्र हल किया है, उसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे ही आपको प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस का पेपर होगा उसमें भी आपके 4 विकल्प होंगे और उनमें से जो विकल्प सही है उसी विकल्प को आपको चुनना होगा। तो बताइए, कठिन है पहला चरण? अच्छा बताओ एक साथ, कठिन है क्या? अभी आपने एक डेमो तो देख ही लिया, कर लिया है। इसी तरीके का आपको पेपर मिलेगा और उसमें आपको प्रश्न हल करने हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला पेपर होगा वो वही प्रश्न आएंगे, वही विषय होंगे जो आपने कक्षा 6 से लेकर 12 तक अपनी पढ़ाई में पढ़े होंगे। कोई अलग से आपको विषय नहीं पढ़ना है। दूसरा पेपर जो इसका होता है, दूसरे पेपर में जो भी आपने विषय अपने 6 से लेकर 12 तक के पढ़े हैं उन विषयों में थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अंग्रेजी का, थोड़ा रीजनिंग का, थोड़ा गणित का, है ना, थोड़े आपके हिंदी के, ये सारे थोड़े थोड़े करके प्रश्न उसमें रखे जाएंगे। और इस प्रश्न पत्र की ये खूबी है कि इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसके नंबर आपके प्री परीक्षा को पास करने में बाधा नहीं बनेंगे। ठीक है, ना इनसे मदद मिलेगी और ना इनसे रुकावट होगी, लेकिन आपको ये प्रश्न पत्र पास करना होगा। ठीक है, मिनिमम आपको मार्क्स लाने हैं, उसमें एक उसका क्राइटेरिया है कि आपको 33% नंबर उसमें लाने हैं, आप पास माने जाएंगे। उसके बाद ही आपकी पहले पेपर यानी जीएस फर्स्ट पेपर की आपकी कॉपी चेक होगी। तो पास तो होना है, लेकिन उसके नंबर हमारे सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेंगे। हमारा सिलेक्शन किस पर डिपेंड करेगा? हमारा सिलेक्शन डिपेंड करेगा जीएस के फर्स्ट पेपर पर। ठीक है, जो जीएस का पेपर होगा उस पर हमारा सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि हम मुख्य परीक्षा देने जाएंगे या नहीं जाएंगे। और जीएस में हमने कहा आपको कहां से आना है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं उनमें जो विषय हैं उन्हीं विषयों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और उन्हीं विषयों से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, तो बताइए, प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी? नहीं होगी, अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं। अब अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। अब मुख्य परीक्षा क्या है? प्रारंभिक परीक्षा में मैंने कहा आपसे वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। मुख्य परीक्षा में जो पेपर होंगे उनमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने भी होंगे, यानी कि यहां पर आंसर राइटिंग होगी। आंसर राइटिंग से आयोग ये जानना चाहता है कि आप अपनी बात को कितने सहज ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लिखने की, प्रश्न को लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। अभी भी आप करते होंगे, अभी भी आप प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिख सकते होंगे। हम आपको और बेहतर तरीके से लिखना बताएंगे कि आपको किसी प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए। जो प्रश्न आपको तैयार है, जो जीएस में आपने फर्स्ट पेपर, जो जीएस प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था, प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ा था, उसी जीएस को और बेहतर तरीके से पढ़ना है। वहां पर एक पेपर होता था, यहाँ पर 4 पेपर हो जाएंगे। उसी को कितने भागों में बांट दिया जाएगा? 4 भागों में। विषय वही रहेंगे, बस 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वो मेंस में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि हमें प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से लिखने होते हैं, ये आपको हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में सिखा दिया जाता है। बस आपको प्रश्न दिया जाएगा, उस प्रश्न का आपको दिए गए शब्दों में आंसर लिखना होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मुख्य परीक्षा में 4 तो जीएस के पेपर होते हैं, एक निबंध का पेपर होता है। निबंध अभी भी आपने कभी लिखे होंगे, निबंध लिखते हैं? हाँ, तो एक निबंध का पेपर होगा। एक जनरल इंग्लिश का पेपर होता है, एक जनरल हिंदी का। जनरल पेपर होते हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। यहां पर भी ये कह दिया गया कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के पेपर में सिर्फ आप पास होइए, इनके नंबर जो है वो आपकी मेरिट में काउंट नहीं होंगे। यानी कि ये भी क्वालिफाइंग नेचर के हो गए दोनों पेपर।
तो 4 पेपर जीएस के, 1 पेपर एसए का और 2 पेपर आपके किसके हो गए? 2 पेपर आपके जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के हो गए, 7 पेपर हो गए। अब 2 पेपर जो होते हैं वो एक ऐसे विषय के होते हैं जिस विषय को आप आयोग के समक्ष रखते हैं कि हम इस विषय में विशिष्ट योग्यता रखते हैं। जैसे कोई कहेगा कि मैं इतिहास में, कोई कहेगा कि हम भूगोल में, कोई कहेगा कि हम राजनीतिक शास्त्र में। अलग अलग विषय, आप जो वैकल्पिक विषय होगा वो आपको अपना खुद चूज करना होगा और उस वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न आयोग द्वारा आपसे पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके, ठीक है। वैकल्पिक विषय के कितने प्रश्न पत्र होंगे? 2। और वैकल्पिक विषय आप अपनी स्वेच्छा से चुन सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि वैकल्पिक विषय जो भी आप रखें वो ऐसे विषय होने चाहिए जो कि आपके स्नातक स्तर पर आपने रखे हों। कोशिश ये करनी चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए। इसीलिए हमने शुरुआत में कही कि आप इंटर के बाद अगर आप सिविल सेवा का सपना रखते हैं तो आप ग्रेजुएशन जब भी करें तो ये विचार करके करें कि आपकी ग्रेजुएशन आपकी सिविल सेवा में बाधा ना बने, बल्कि आपको सपोर्ट करे और मदद करे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो आप इंटर चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको बीए करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने शुरू में कहा था बाध्यता नहीं है, लेकिन आपका रास्ता आसान हो जाता है और जब रास्ता आसान होगा ना तो चलने में हमको कठिनाई नहीं होगी, है ना। तो आपके 9 पेपर टोटल हो जाते हैं किसमें? मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा में विशेष बात क्या रखनी है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं और प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जानकारी आपको संस्थान के द्वारा, हमारे द्वारा दी जाती है। उसी की आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर मुख्य परीक्षा निकल जाएगी। कोई नई चीज हमको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। और मुख्य परीक्षा के बाद जो बच्चे यहाँ से सफल होते हैं उनको आयोग बुलाता है कि अब आप आइए और हम आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, हम आपसे फेस टू फेस चर्चा करेंगे। और वो जो सेशन होता है, वो जो भाग होता है इस परीक्षा के पैटर्न का, उसे हम बोलते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, ठीक है। आपके व्यक्तित्व परिचय, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका वहां पर चेक होगा। उसमें कुछ बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, आयोग के सदस्य, वो बैठे होंगे और आप उनके समक्ष जब जाएंगे तो आपका सब कुछ वो चेक करेंगे कि आप एक अधिकारी बनने लायक हैं या नहीं, आप योग्य हैं। इस बात से ये बात प्रमाणित हो चुकी है क्योंकि आप 2 बाधाओं को, 2 परीक्षाओं को पास करके आ रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस पास करके आ रहे हैं। अब ये कि योग्यता के साथ साथ क्या आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप प्रशासनिक कार्यों को कर सकें, तो इसके लिए आपको इंटरव्यू में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो प्रश्न आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से भी हो सकते हैं, वो प्रश्न आपके जीवन से भी जुड़े हो सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र से आपसे एक चर्चा करते हैं जिससे ये निकालना चाहते हैं कि आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए हैं या नहीं हैं, क्या आप प्रशासनिक सेवाओं को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इंटरव्यू में आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो नंबर, और मुख्य परीक्षा में जो आपने नंबर प्राप्त किए उन नंबर को जोड़कर एक मेरिट तैयार की जाएगी। कौन कौन से नंबर जुड़ेंगे? एक तो इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं और दूसरे मुख्य परीक्षा के जुड़ते हैं यानी मेंस के जुड़ते हैं, प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं। पैटर्न समझ में आया? तो कौन कराता है इस परीक्षा को? यूपीएससी। यूपीएससी परीक्षा जो कराएगी वो कितने चरणों में होगी? 3 चरणों में। कौन कौन से? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अब बताओ इनमें से कौन सा चरण आपको कठिन लगा? कोई चरण कठिन है इसमें? तो हम क्यों ना प्रयास करें सबसे ऊंचे पद पर जाने के लिए। आपको आईआईटी, आपको नीट की तैयारी करने में बहुत मेहनत करनी है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, जागरूक होना है। आप जो भी अपने आसपास देख रहे हैं उसके बारे में जानने की इच्छा अपने अंदर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपके अंदर अवेयरनेस होगी, आयोग यही चाहता है। अगर वो बहुत होशियार बच्चा चाहता तो जो मैंने शुरुआत में एलिजिबिलिटी बताई तो वहां लिख देता कि 90% या 95% जिसने प्राप्त किया वही आवेदन कर सकता है। ऐसा तो नहीं कहा उसने।
उसने कहा कि सामान्य ग्रेजुएट 3rd डिवीजन भी है तो वो भी आईएएस अधिकारी बनने के लायक होगा। तो इसलिए आपको क्या जरूरी है कि आपके अंदर अवेयरनेस जरूरी है। जैसे आज एक ये जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, एक तरीके से आपका अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप जागरूक होंगे आज से पहले हो सकता है आपने यूपीएससी के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, आज आपको जानकारी हो गई है, तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। और विचार कर सकते हैं तो आपके अंदर से आज 90% डर निकल जाएगा कि यूपीएससी बहुत कठिन एग्जाम है। बहुत कठिन नहीं है, अन्य परीक्षाओं की तुलना में तो बिल्कुल कठिन नहीं है। लोग आईआईटी और नीट की तैयारी 2-2 3-3 साल करते हैं और उसके बाद भी उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी हमारे यहाँ के फाउंडेशन बैच जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें अगर आपने की तो आप अपने जीवन से निराश नहीं होंगे। सिविल सेवा परीक्षा में तो आपके चांसेस बने ही रहेंगे। बाकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जिससे आपको कोई सरकारी नौकरी मिल रही हो, उसमें आप चूकेंगे नहीं। ठीक है, आप अपने करियर में 100% सफल होंगे। घर वापसी आपकी खाली हाथ नहीं होगी। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे 2 साल या 3 साल मेरे खराब हो गए। आप ये सोचोगे कि हमने ये 2 साल या 3 साल अपने दिए हैं, उससे हमारा करियर बन गया। अगर आप आईएएस नहीं बने तो पीसीएस बन जाएंगे, पक्की बात। सोचिए आप आईएएस की, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें उससे बड़े एग्जाम की आप लेवल की आप प्रिपरेशन करें। अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं तो आपको आईएएस लेवल की तैयारी करनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए आपको यूपीएससी के द्वारा आयोजित इस परीक्षा से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यही वो परीक्षा है जिसमें वो सारी चीजें आएंगी जो आपने कक्षा 6 से लेकर और 12 तक पढ़ी होंगी। कोई भी अलग चीज नहीं आएगी। पहली बात समझ में आ गई यूपीएससी की। अब बताओ कितने लोग चाहते हैं कि इसमें भविष्य को देखें, अपना प्रयास करें यूपीएससी की तैयारी में? हाथ खड़ा करो। चलो, कुछ संभावनाएं बनी है ना, कुछ लोगों ने और हाथ उठाए, इसका मतलब हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आया।